स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों, नाउ विल मूव टू दी आंसर राइटिंग सेशन। मॉडर्न के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो टुडे वी हैव टू मूव टू दी आंसर राइटिंग। सो आई विल बी टेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 आंसर राइटिंग सेशन, एंड इसमें बस पॉइंटर हम लोगों को देखने हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाएंगे, उसका अप्रोच देखेंगे, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कैन राइट अंडर दैट क्वेश्चन, वो देखेंगे। तो लेट्स मूव टू दिस एक्सरसाइज, दैट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द आंसर राइटिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है बेसिकली। तो गांधी ऑब्वियसली सबसे पहला एंड फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आते ही हैं। जैसे मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कशन हमने किया था, वो टॉपिक डिस्कशन में ही बताया था कि गांधीयन पॉलिटिक्स है, इट इज़ द बेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी के बिना इंडिया है नहीं, फादर ऑफ नेशन है, बापू है, तो यहाँ से सवाल आते ही आता है। तो ये क्वेश्चन आई टोल्ड यू दैट आई विल बी पिकिंग इट अप, दैट डिवाइडेड and in the divided and contestable space of Indian politics, गांधी जी could claim for himself a centrist position। तो मतलब भाई इंडिया का जो पॉलिटिकल स्पेस था वो डिवाइडेड था एंड कंटेस्टेबल भी था, एंड गांधी जी ने उसमें अपने को लिए एक सेंट्रिस्ट पोजीशन जो है वो ये कर ली थी, बना ली थी। सेंट्रिस्ट पोजीशन बना ली थी मतलब he had alienated neither and tactically combined the goal of moderate with that of the extremist। मतलब गांधी जी ने जो है किसी को भी दूर नहीं रखा, सारे लोगों के लिए एक अपीलिंग फिलॉसफी जो है वो डेवलप की। तो इसमें आपको वही 3 चीज़ें जो लिखनी है कि सबसे पहले प्री गांधीयन पॉलिटिकल ट्रेंड आपको बताने पड़ेंगे कि भाई इंडिया का जो पॉलिटिकल स्पेस है इट वाज डिवाइडेड, इट वाज कंटेस्टेबल। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि गांधी हैड एलिएनेटेड नीदर ऑफ देम मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड अदर ट्रेंड। तो इसमें आपको वही बताना पड़ेगा कि भाई गांधी जी ने कैसे एलिएनेट नहीं किया। तो इन दैट कैपेसिटी गांधी जी जो है उनके पॉलिटिकल टूल्स आपको बताने पड़ेंगे, एंड आफ्टर गांधी जी का जो इम्पैक्ट है वो भी हम लोगों को बताना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेल कि भाई सही में गांधीयन पॉलिटिक्स जो है उसके वजह से कोई भी अपसेट नहीं हुआ, इनफैक्ट सारे एक साथ आके जो है मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए। एंड आफ्टर आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक कंक्लूजन भी लिख के लाया है कि गांधी रिमेन सुप्रीम एंड मोरल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल टूल which left a long lasting imprint on Indians। तो अब इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। तो प्री गांधीयन ट्रेंड जो उसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस नेशनलिज्म जो मुस्लिम लीग का चल रहा था, एंड रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मॉडरेट की बात करें देन ऑब्वियसली गोखले, देयर आफ्टर फिर दादा भाई नौरोजी, and thereafter फिर even फिरोज शाह मेहता। These were the important moderate leaders who were there at this period of time। and इसी के साथ साथ इनके जो झगड़े जो थे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ, that is लाल बाल पाल, तो लोकमान्य तिलक, thereafter बिपिन चंद्र पाल, and thereafter लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल इनके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पेस वॉज डिवाइडेड इन द सेंस दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म चल ही रहा था। दिस वॉज अ डिवाइडेबल एंड कंटेस्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो। देयर आफ्टर दूसरा कंटेस्ट जो चल रहा था वो चल रहा था रिलीजियस नेशनलिज्म में, हिंदू नेशनलिज्म वर्सेस इस्लामिक नेशनलिज्म, जो कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग वाला एस्पेक्ट है वो। इसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये है, दैट इज लखनऊ पैक्ट जो है वो चल रहा था, बट लखनऊ पैक्ट जो है वो चलने के साथ साथ एक कंटेस्टेबल पॉलिटिकल स्पेस भी हमको दिखाई देता है। एंड इसी पीरियड में रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, जिसमें जिमरमैन प्लान, जिसके वजह से 1915 में जो रेवोल्यूशन होने वाला था जो कोलैप्स हो गया अनफॉर्चुनेटली फॉर द रेवोल्यूशनरीज। तो ये सारा एस्पेक्ट जो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा 4-5 पॉइंट में। एंड वंस यू हैव कवर्ड दिस पॉइंट देन यू नीड टू मूव टू द गांधीयन टूल। तो गांधीयन टूल क्या थे? सत्याग्रह थे। तो सत्याग्रह क्यों करना है? बिकॉज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट आया हुआ है। अब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट बसा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी नॉन वायलेंट। वायलेंट मूवमेंट फासिज्म में चलेंगे, वायलेंट मूवमेंट मोनार्कियल में चलेंगे, बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई डी भी नहीं है। एंड इन दैट कैपेसिटी ब्रिटिशर्स आर प्रॉमिसिंग अस डेमोक्रेसी, इफ दे हैव इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन आवर कंट्री देन हम लोग को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करनी है। फॉर दैट पर्पज सबसे पहले तो अपहोल्डिंग ऑफ द ट्रुथ चाहिए, सत्याग्रह चाहिए। जब आप सत्याग्रह को अपहोल्ड करते हो देन ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, एंड देन लॉ जो है वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड फिर सत्याग्रह करने के बाद आपको जो है आपके साथ जो अन्याय हुआ है उससे लड़ने के लिए फिर आपको प्रोसेशन, दैट इज रैली, पिकेटिंग, दैट इज धरना, देयर आफ्टर फिर हंगर स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसे टूल गांधी ने दिए। एंड इसके वजह से हुआ क्या? ऑर्डिनरी इंडियन जो है उसको पहली बार मास पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला।
ऑर्डिनरी इंडियन मास पॉलिटिक्स में आया, उसने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिशर्स ने डंडे चलाए बट इसने उल्टा हाथ भी नहीं उठाया। एंड दैट्स व्हाई डंडे चलाने के बाद एक तो हॉस्पिटल में जाओगे या फिर जेल में जाओगे, बट इन एनी केस ब्रिटिशर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज यू हैव नॉट ब्रोकन डाउन एनी क्रिमिनल लॉज। एंड दैट इज हाउ गांधी मेड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और मेड दिस एंटायर पॉलिटिकल टूल्स अपीलिंग फॉर द मासेस। इसके साथ साथ गांधीयन आश्रम भी आपको लिखना पड़ेगा कि गांधीयन आश्रम वॉज इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द गांधीयन मूवमेंट। ये आश्रम बनते क्यों थे? एक सत्याग्रही जब जेल में जाएगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? उसका घर। उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन? देन घर को खिलाने पिलाने के लिए फिर वो घर वाले लोग हैं वो आश्रम में आएंगे, खादी चलाना सीखेंगे एंड चरखा चला के जब खादी बनाएंगे तो यही खादी जो है मार्केट में बेची जाएगी, जो पैसा आएगा वो सत्याग्रही के फैमिली को मिल जाएगा। एंड दैट्स द गांधीयन पॉलिटिक्स में स्वदेशी का सिग्निफिकेंस हमेशा से ही रहा है। तो इट वॉज अ होलिस्टिक पैकेज ऑफ द नेशनलिज्म वी कैन से, जिसकी वजह से मास मूवमेंट जो है उसको एक रिगरस स्पेस मिला। एंड यही मास मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट करना चाहते थे बट एक्सट्रीमिस्ट कर नहीं पा रहे थे, बट गांधी जी ने लोगों को सही तरीका बताया कि भाई ये मास मूवमेंट जो है वो कैसे करने हैं। एंड उसके साथ साथ गांधी जी की जो हमेशा की आइडियोलॉजी रही है स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल, इसमें पेटिशन पॉलिटिक्स भी हमको दिखाई देता है। यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑल्सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कांग्रेस ने पहले पेटिशन भेजा, गांधी जी ने पहले पेटिशन भेजा, क्या भेजा कि आप स्वदेशी ये जो है दैट इज स्वदेशी रॉन्ग, देर आफ्टर खिलाफत रॉन्ग एंड देर आफ्टर फिर जालियन वाला बाग का जो रॉन्ग है वो निकालो। एंड जब तक आप वो नहीं निकालोगे तब तक हम मूवमेंट करेंगे। तो पहले पेटिशन भेजेंगे एंड देर आफ्टर स्ट्रगल करेंगे। बस स्ट्रगल जो है उसको बीच में रोकेंगे, वापस से पेटिशन खेलेंगे, दैट इज ट्रूस करेंगे एंड देर आफ्टर वापस स्ट्रगल करेंगे। तो इसमें हम लोग को मॉडरेट आइडियोलॉजी भी दिखाई देती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये पॉलिटिक्स जो है इसमें आपको मॉडरेट एंड देयर आफ्टर फिर ये जो है एक्सट्रीमिस्ट दोनों तो दिखाई देते ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गांधीयन मूवमेंट में हम लोग को लोकल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन मिला उसके वजह से रेवोल्यूशनरीज का जो कहना था कि जो मूवमेंट मासेस से आनी चाहिए वो भी हमको आती हुई दिखाई दी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वी कैन क्लियरली सी कि पेटिशन पॉलिटिक्स एंड मास पॉलिटिक्स was tactfully combined by Gandhi and that is what they had asked you in this particular question कि गांधी जी है he could claim himself a centrist position because he alienated neither, मतलब moderate extremist दोनों को alienate नहीं किया and tactfully combine the goals of moderate with the means of extremist। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। एंड आफ्टर आपको जो है बेसिकली इनके जो है बेसिकली क्या लिखने थे, जो इम्पैक्ट पड़े मासेस के ऊपर उसके बारे में लिखना था। तो गांधीयन टूल्स आपने डिस्कस कर दिए। तो गांधी का जो इम्पैक्ट मासेस के ऊपर पड़ा उसके 2-3 पॉइंट आपको जो है पता होने चाहिए। सबसे पहले मास पॉलिटिक्स सिक्योर हुआ। मास पॉलिटिक्स सिक्योर होने के साथ साथ इंडियंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा बिकॉज नाउ ऑर्डिनरी इंडियन कैन शो हिज नेशनलिज्म, जो टूल उसके पास नहीं था। अगर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या फिर रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीज्म में जाते तो गोली मारनी पड़ती, फांसी पे चढ़ना पड़ता, ऑर्डिनरी इंडियन को नहीं चाहिए। अगर मॉडरेट के पास जाते तो पहली लॉ आना चाहिए, लॉ नहीं आएगा तो फिर पिटीशन पॉलिटिक्स खेलोगे कैसे। तो दैट्स व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ जो रेवोल्यूशनरीज चाहते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आना भी चालू हो गया जो सारे के सारे नेशनलिस्ट चाहते थे। एंड एक यूनिफाइड मूवमेंट हमको दिखाई दी है। यूनिफाइड मूवमेंट इन द सेंस दैट कि जो स्प्लिट कांग्रेस में जा रहे थे बार बार 1919 के पहले, अब वो स्प्लिट सारे के सारे खत्म हुए। एंड दैट इज हाउ बेसिकली यू शैल कंक्लूड विद हाईलाइटिंग द ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इन अनफोर्सिन वेज क्रिटिकली एग्जामिन। तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने वाला जो मैकॉले है उसके ऊपर आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हो एंड देयर आफ्टर यू हैव टू हाईलाइट द इम्पैक्ट। बट इम्पैक्ट जो है उसको आपको पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव एस्पेक्ट में डालना है। तो बेसिकली इसको लिखने के 2 तरीके, पहले आप इम्पैक्ट लिखो एंड देयर आफ्टर चैलेंजेस कैसा है वो लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर दूसरा तरीका है जो बेसिकली मैंने एक्चुअल में लाया है कि आप पॉजिटिव एंड निगेटिव जो चाहिए है इम्पैक्ट है वही लिख दो। तो आपने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख लिए वेस्टर्न एजुकेशन के, नेगेटिव इम्पैक्ट लिख लिया, देयर आफ्टर सम इट अप बिकॉज ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है ये आंसर लिखने का। तो पॉजिटिव चेंजेस को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर में हमने डिवाइड कर दिया कि वेस्टर्न लिबरल साइंसेस इंडिया में आए जिसकी वजह से ऑर्डिनरी इंडियन को रूसो पता चला, देयर आफ्टर ऑर्डिनरी इंडियंस को मॉन्टेस्क्यू पता चला, इनकी थियरीज दैट इज सोशलिज्म या फिर वी कैन टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर वो पता चली। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है दैट इज सोशल एस्पेक्ट।
एक एक्सेस टू एजुकेशन लोगों को मिलना चालू हुआ। इट वॉज ब्रिटिश एजुकेशन जिन्होंने अल्टीमेटली मास एजुकेशन अपने हाथ में लिया वाया वुड्स डिस्पैच। एंड वुड्स डिस्पैच में जो हमने डिस्कस भी किया था हमारे पेड लेक्चर्स में, इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि जब इंडियंस रिवॉल्ट कर रहे थे 1857 का, इसी साल ब्रिटिशर्स इंडिया में एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ बांध रहे थे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में ही बनी थी। तो एक्सेस टू एजुकेशन मिला जिसकी वजह से सोशल इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में आनी चालू हुई। इकोनॉमिकल पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करें, देन ऑब्वियसली इक्वालिटी के वजह से क्या हुआ, ट्रेडिशनल अपर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो थी उसको क्रैक जाना चालू हुआ। एंड देयर आफ्टर लोगों के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड की, पीपल कुड इजीली पार्टिसिपेट इनटू इट। यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में दलित लोगों को एजुकेशन के राइट ही नहीं होते थे। ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम थी जिसमें दलित लोगों को राइट टू एजुकेशन मिला, एंड जिसके वजह से नाउ दे कुड सिट विद द ट्रेडिशनल अपर कास्ट, अपर वर्ण ऑफ पीपल। एंड देयर आफ्टर कल्चरल में वी कैन टॉक अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम या फिर जेएस मिल, एंड उसके वजह से हुआ वुमेन अपलिफ्टमेंट। तो इसकी बातें हम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर पड़ा। तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंडिया में आनी चालू हो गई। इंडियंस स्टार्टेड टू सब्सक्राइब मोर एंड मोर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज इंडिया के लॉयर ये सिस्टम में पले बढ़े। यही लॉयर्स के वजह से ये सिस्टम इंडिया में आई। बट उसके वजह से इंडिया में जो मुस्लिम लीग का हमेशा डिमांड था, जो हमने देखा भी था कि इन्होंने 1937 में फेडरल रिपब्लिक की बातें की थी। एंड यही फेडरल रिपब्लिक अल्टीमेटली आपको कैबिनेट मिशन में भी दिखाई देता है जब 3 टायर एग्जीक्यूटिव बनी एंड प्रोविंशियल स्ट्रांग बने। एंड यही फेडरल रिपब्लिक इवन कांग्रेस लेटर ऑन एक्सेप्ट कर लिया कि होना चाहिए। द आइडिया वाज सिंपल कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाएंगे, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस बनाएंगे, एंड देयर आफ्टर एक कॉमन सेंटर होगा, एंड ये सेंटर वीक होगा, फेडरल गवर्नमेंट होगा, मतलब प्रोविंसेस स्ट्रांग होंगे। बट ये एक निगेटिव माना जाता है कि भाई दिस थिंग जो है इट अल्टीमेटली एंडेड इन द पार्टीशन। देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल फैक्टर जो वो भी हम लिख सकते हैं कि मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट जो है उसके वजह से सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी जो है वो इंडिया की रून हो गई। एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी जब इंडिया की रून होगी तो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी ट्राई कर रहा है। यही मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से वी कैन सी कि जो लोग हैं वो अपने कल्चर को डिराइड करने लग गए, ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए। एंड दैट हैज़ टू बी योर नेक्स्ट पॉइंट कि जो मैकॉले का फेमस स्टेटमेंट है कि आवर गोल ऑफ एजुकेशन इज क्रिएटिंग एन इंडियन विच इज ब्लड इन इंडियन और विच इज बेसिकली इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिश इन मोरल टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। एंड फिर ये वाली जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल भी ब्रिटिशर्स की बाय एंड लार्ज हो ही गई। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपने लिख लिए, निगेटिव चेंजेस आपने लिख लिए, एंड देयर आफ्टर फिर वेस्टर्न एजुकेशन फर्दर एम्बोल्डन द नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियन। तो एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आपने छोड़ दिया ये आंसर। दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी रिटन। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो 2 क्वेश्चन जो है आज के, इसमें आपको क्या क्या डाटा जो है वो लिखना है। एंड यही डाटा जो है बेसिकली इसको जॉल डाउन भी करो बिकॉज यही वाले क्वेश्चन रिपीटेटिव आते भी है। एंड फिर यही वाले क्वेश्चंस पे आपको लिखना भी आना चाहिए। एंड यू शुड बी नोइंग कि एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो हाउ टू क्रिएट दैट डायमेंशन एंड हाउ टू क्रिएट दैट पॉइंटर इन ऑर्डर टू राइट द आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दैट वी हैव डिस्कस। नाउ अगेन जाते जाते न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल इज गेटिंग लॉन्च। तो न्यू बैच जो है बेसिकली 15 जून से लॉन्च हो रही है। एंड इसके ट्विन पिलर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन इटसेल्फ। तो फाउंडेशन में एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इन सबके जो है वी आर गोइंग टू कंडक्ट 35 to 40 सेशन, जिसमें आपका एक बेस बनाएंगे हम लोग, एक बेयर मिनिमम नॉलेज जो लगता है वो बनाएंगे। इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द क्रक्स मटेरियल, पीपीटी एंड हैंड रिटन नोट। क्रक्स मटेरियल मेरे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं एंड क्रक्स मटेरियल का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। ये मटेरियल जो है मैंने उसी एंगल से बनवाया है जिस एंगल से मैं ये एनालिसिस भी करता हूँ। सो आई नो वेयर आर दोज लैक्यूनास जहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे को तकलीफ होती है। तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव कवर्ड। आई हैव ऑल्सो गिवन यू एक्सेस टू द हैंड रिटन नोट। ये हैंड रिटन नोट मेरे गाइडेंस के अंडर बने हैं एंड यही हैंड रिटन नोट जो है आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे जब आपका एक्चुअल मेंस होगा। मेंस के टाइम पे जीएस के पेपर एंड ऑप्शनल के पेपर के बीच में 5 दिन का गैप होता है एंड इन दैट 5 days गैप यू कैन कवर द एंटायर ऑप्शनल इफ यू गो थ्रू दैट हैंड रिटन नोट। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पीपीटी। व्हेनेवर यू स्टडी फ्रॉम द पीपीटी तो विजुअल मेमोरी जो आपकी डेवलप्ड होती ही होती है एंड फिर मोर डाटा जो है आपके दिमाग में रहना चालू भी होता है।
तो एक इलेबोरेट फाउंडेशन दैट आई हैव बेसिकली कवर्ड ओवर हियर, एंड फिर इसी के साथ साथ आई एम गोइंग टू टेक सर्टन आंसर राइटिंग सेशन, एंड मैं आपको PYQ जो है उसका सारा का सारा कंटेंट जो है वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो PYQ एंड PYQ के मॉडल आंसर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू, एंड इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो गिविंग यू द टेस्ट सीरीज। इसी रेट में आपको टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलेगा। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें 12 टेस्ट रहेंगे, 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ, एंड ये जो टेस्ट सीरीज है मैं डिज़ाइन भी उसी लेवल से करने वाला हूँ कि इसमें आपको बेसिकली ये वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसको लिखा कैसे जाए, वो आपको आइडिया है। आपको इसका आइडियल अप्रोच बॉक्स भी मिलेगा, मतलब PPT बेस्ड डिस्कशन होंगे, सारे डिस्कशन आई एम गोइंग टू कंडक्ट बाय माई सेल्फ, एंड इसके साथ साथ मैं आपको मॉडल आंसर भी इसके देने वाला हूँ। तो इतना सारा जो चीज़ है बेसिकली दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज़ माई कोड। एंड फिर आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेनी है, इफ़ यू आर फ्रॉम द मेंस वाला बच्चा, या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस दिस पीरियड ऑफ टाइम, देन ऑब्वियसली फाउंडेशन का ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब ओनली टू द टेस्ट सीरीज देन इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू 5999। सेम फीचर रहेंगे, 12 टेस्ट, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ, एंड फिर इसका इलेबोरेट डिस्कशन एंड देयर आफ्टर मॉडल आंसर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू, एंड इट विल बी अवेलेबल एट 5999 इफ़ यू यूज़ माई कोड। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। अगेन जाते जाते बस एक डिफरेंस है कि 18 जून से नहीं 20 जून से चालू करूंगा मैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो 2 दिन का इसमें डिले है, एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइस। ये PPT का एक्सेस जो है you can get it on the Telegram channel of ours, and today we'll stop our session over here. We'll take one more session at least on the answer writing, and उसमें थोड़ा conquest के ऊपर देखेंगे। तो conquest के ऊपर I'm planning कि जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉमिस किए थे तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि conquest वाले क्वेश्चन में क्या लिखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।